हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। देखिए, अभी सबके टर्म वन एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो 11th क्लास के बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने लेट एडमिशन लिया। लेट एडमिशन का नतीजा हुआ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लेट शुरू की, जिससे ये हुआ कि कुछ चैप्टर्स उनके बैकलॉग में रह गए। जैसे चैप्टर 1 बहुत सारे बच्चों का अधूरा है, चैप्टर 2 बहुत सारे बच्चों का अधूरा है। ठीक है, बहुत बच्चों ने चैप्टर 3 से क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, तो चैप्टर 3 और 4 और आगे रिडॉक्स रिएक्शन ये सब तो आप लोग पढ़ पा रहे हो अच्छे तरीके से। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको चैप्टर 1 और 2 अच्छे से रिवाइज करा सकूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इन क्वेश्चन से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में कर पाओ, चाहे वो आप किसी भी स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम सब जानते हैं। अब बात यह आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना जरूरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वेरिएबिलिटी है इस चैप्टर की। मतलब किसी स्कूल में ये चैप्टर 15 मार्क्स का आता है, किसी स्कूल में 20 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए, तो टर्म 1 एग्जाम के लिए इसकी वेटेज है आपका 15 से लेके 20 नंबर। मतलब आपको 15 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करने हैं। तो अगर 70 नंबर में से 20 नंबर खाली एक चैप्टर का आ रहा है, तो हम जाहिर सी बात है कि उस चैप्टर को कभी भी मिस आउट करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ ग्रेट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब चूंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है। तो ऐसे में हम लोग इस चैप्टर को कैसे पढ़ें। इस चैप्टर को मैंने सेवरल लेक्चर्स में बांट रखा है, बहुत सारे लेक्चर्स में इस चैप्टर को बांट रखा है। आज हम इस चैप्टर का लेंगे लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर का आज हम क्या लेने वाले हैं बताओ? लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस लेक्चर नंबर 1 में बात करूं तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एटॉमिक कॉन्सेप्ट। अब एटॉमिक कॉन्सेप्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो कहां से आते हैं आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक कॉन्सेप्ट में? सबसे पहले आते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, पहला पॉइंट तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद हमें और क्या डिस्कशन करना चाहिए इससे रिलेटेड? फिर हमें डिस्कशन करना चाहिए आइसोटोप्स, फिर है हमारा आइसोबार्स, और उसके बाद है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला हो गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ये तो आ गया आपका एटॉमिक कॉन्सेप्ट के अंदर। किसके अंदर आ गया आपका? एटॉमिक कॉन्सेप्ट के अंदर। अब एटॉमिक कॉन्सेप्ट के बाद यहां आपका हुआ ये चीज क्या? एटॉमिक कॉन्सेप्ट। एटॉमिक कॉन्सेप्ट। अब एटॉमिक कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे वो होगा डेवलपमेंट leading to the Bohr's atomic model. Development leading to the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. नील्स बोर के मॉडल से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद नील्स बोर का मॉडल दिया गया। तो उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स इसके अंदर, क्या क्या डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या आता है? वेव नेचर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी पहला जो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करेंगे वेव नेचर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहला डिस्कशन क्या होगा बच्चे बताओ? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद वेव नेचर के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिकल्स नेचर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल्स नेचर पे बात करेंगे। जब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल्स नेचर पर, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले इसमें आता है ब्लैक बॉडी एंड
एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले क्या आता है हमारा ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपना ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, तो इसको भूलना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। जब हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्वांटम मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर, क्वांटम मॉडल अलग लेक्चर में मिलेगा आपको, सिर्फ क्वांटम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्वांटम के बाद हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये लेक्चर 1 में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाए, जो मैंने यहां पर बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। दोबारा से लेक्चर 1 में हम डिस्कशन करने वाले एटॉमिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसमें दो चीजें आती हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर में तो कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा अभी आपको, और पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये वाले पॉइंट्स हमें डिस्कशन करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो, हम सबने 9th स्टैंडर्ड से एक चीज पढ़ी हुई है। 9th स्टैंडर्ड से हमने क्या एक चीज पढ़ी हुई है कि ये जैसे मान लीजिए किसी एटम का न्यूक्लियस, तो इस एटम के न्यूक्लियस में, या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, चलो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं N+P। N+P का मतलब है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसके चारों ओर, हम सब जानते हैं कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है सर्कुलर ट्रैक्स पे। किसकी मूवमेंट होती रहती है बच्चे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है। कौन से ट्रैक्स के ऊपर होती है, सर्कुलर ट्रैक्स पे होती है। मतलब ये पॉइंट, ये जो हमने N+P बना रखा है, जिस पॉइंट के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस। और हम सब लोग फैमिलियर है कि इनको हम लोग कहते हैं बच्चों ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिट्स। तो हम सब ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, और वो पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in well defined circular tracks known as orbits। ये हम जानते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, known as orbits। अब बात आती है कि यहां पर हमने एक पॉइंट डिस्कशन किया, न्यूक्लियस। यहां पे एक पॉइंट क्या डिस्कशन किया हमने, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये समझ लिया हम लोग कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस अ स्मॉलर रीजन विद इन द एटम। एटम के अंदर एक छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह, जहां पर एटम का मास डिफाइन होता है। जहां से क्या डिफाइन होता है, एटम का मास डिफाइन होता है। आप उसी को क्या कहते हो, न्यूक्लियस कहते हो। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या हो गया, अ स्मॉलर रीजन विद इन द एटम, एटम के अंदर एक छोटी सी जगह, ठीक है, which defines the mass of the atom, जो एटम के मास को डिफाइन करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, एटम के अंदर वो छोटी सी जगह जहां पर आपका एटम का मास जो है वो डिपेंड करता है। अब मैंने यहां से स्टार्टिंग क्यों किया, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद न्यूक्लियस में जो दो चीजें होती हैं, इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स क्या क्या, बताओ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या क्या कंटेन करता है बच्चों, बताओ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसमें मुझे दो और पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और वो दो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ने के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, फिर मुझे चाहिए प्रोटॉन्स, और मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स। इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इजीली एटॉमिक नंबर और मास नंबर अपना डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट,
एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जब आप 10th क्लास में थे तो आपसे कहा गया था कि भी 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर लो, ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। बट व्हाट एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर इज? एटॉमिक नंबर एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। एटम के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन्स, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप उसका कहोगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप उसका क्या कहोगे? बताओ, एटॉमिक नंबर कहोगे। क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इसको आप कैसे कहोगे बताइए? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ क्या बच्चे बताओ? प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of the atom, present in the nucleus of the atom। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग उसका क्या कहते हैं बच्चे बताओ? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर ले ताकि इस पे हमारी क्लैरिटी हो जाए। जैसे सपोज करिए मेरे पास है कार्बन, मेरे पास क्या है? कार्बन। अब मैं अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास क्या है? इट हैज 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसके प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? 6 प्रोटॉन्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। वैसे ही अगर मैं सेकेंड एग्जांपल की बात कर लूं, सोडियम ले लूं अगर मैं, तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास है 11 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स। यानी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के बाद सेकेंड सिनेरियो आता है। सेकेंड सिनेरियो क्या है आपका? मास नंबर। कौन सा नंबर? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? अब चलिए वापस से चलते हैं हम किसके अंदर? वापस से हम चलते हैं कि न्यूक्लियस में था क्या क्या? न्यूक्लियस में 2 चीजें थी। क्या क्या? एक था प्रोटॉन, दूसरा क्या था? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या करो आप? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो? सम कर दो। सम करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मास नंबर। तो मास नंबर इज डिफाइंड एज व्हाट? मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का सम कर दोगे, वही सम आपका क्या कहलाएगा बच्चे बताओ? मास नंबर। क्या कहलाएगा? मास नंबर। तो ये क्या हो गया? इसको आप कह सकते हो इट is defined as the sum of the number of protons and number of neutrons and number of neutrons present in the nucleus of the atom, present in the न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम कर दिया जाए, दैट कैन बी डिफाइंड एज द मास नंबर। क्या कह सकते हैं आप इसको? मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया? P प्लस एन। अब एक चीज समझिए, यहां पर यूजुअल कंडीशन क्या होता है? यूजुअली ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। यूजुअल कंडीशन है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में ये वाली कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो किन केसेस में ये वाली कहानी चेंज होती है और कैसे होती है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, आइए जरा हम लोग यहां पर देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि यूजुअल कंडीशंस क्या है। यूजुअली किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसे सबसे पहले एक पॉइंट समझ के चलिए कि एटम एज अ होल,
एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्यों होता है एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? अगर मैं इसका रीजन ढूंढूं तो मेरे को इसका रीजन क्या मिलेगा? न्यूट्रल का मतलब क्या है? कोई चार्ज नहीं। अब आप कहोगे एटम के अंदर तो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल्स होने के बावजूद भी एटम के अंदर कोई चार्ज क्यों नहीं है? चार्जेस गए कहां? कहां चले गए? भग गए। तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि किसी भी एटम के अंदर, इन एनी एटम, किसी भी कैटेगरी का आप एटम ले लो, क्या यूजुअली होता है? यूजुअली ये होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्या बच्चों बताओ? प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो जब नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या आ जाएगा? जीरो। यानी यहां पर किसी तरह का आपका कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डज एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, आप उसका आंसर दीजिएगा कि एटम के पास में, एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन्स है। यानी चार्जेस सेम है। चार्जेस क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करेंगे और फिर हमारा एटम एज अ होल कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आइए, तो मैंने आपसे कहा कि यूजुअल कंडीशन तो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है? कुछ केसेस में होता ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर तो बराबर होते हैं, बट that is not equal to the number of neutrons। लेकिन यहां पर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में मास नंबर चेंज हो जाएगा। मास नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं, अब मैं सोडियम को देखूं अगर मैं, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स 12 है। अगर मैं सोडियम को देख लूं तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स भी कितने? 11, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने? 12 है। तो ऐसे में इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ऐसे में इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मास नंबर क्या होगा, तो आप इन दोनों को सम करिएगा। 11 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका? 23। कितना आ जाएगा? 23। तो यूजुअली बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि जो हमारा मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे एटम्स के लिए एप्लीकेबल भी है, बट कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये वो केसेस है जहां पर न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। जहां पे क्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन। तो जहां पर भी न्यूट्रॉन चेंज होगा, न्यूट्रॉन चेंज होने के बाद ये वाली कहानी आ जाएगी कि मास नंबर डबल नहीं हो पाएगा एटॉमिक नंबर का। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे की कहानी को। अगर किसी एटम ने चार्जेस क्रिएट किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पर? अगर वो चार्जेस क्रिएट करता है तो चार्ज कैसे क्रिएट होगा? पहले तो आप ये समझो कि एटम पे चार्जेस आएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन से। दिमाग में एक बात भरिए, प्रोटॉन्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन्स को स्टेशनरी पार्टिकल्स बोला गया है। चेंजेस किसमें होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में। उसे आप लूज या उसे आप गेन कर सकते हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया है नॉन स्टेशनरी पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? नॉन स्टेशनरी पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन्स आर ऑलवेज the stationary particles and electrons are always what beta? non stationary particles। तो मैं आपसे बात कर रहा था
कि किसी एटम पे चार्ज कैसे आएगा। एन एटम अक्वायर्स अ चार्ज, एक एटम चार्ज को अक्वायर करेगा कैसे, आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम चार्ज को अक्वायर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। दूसरा कोई मेथड नहीं है चार्जेस को गेन करने का। चार्ज को गेन करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन करिए। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई और भी मेथड है चार्जेस को गेन करने का, तो आपका आंसर होगा नहीं, और कोई मेथड अवेलेबल नहीं। अब देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है X, राइट, इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके ऊपर आएगा कैटायन चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा बेटा, कैटायन, X प्लस, ये बन गया हमारा कैटायन। क्या बन गया, कैटायन। लेकिन अगर मेरे पास कोई एटम है Y, इसके पास इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 7, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये सब कुछ होता है स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। 2, 8 और 8, इसके पास चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव का। तो दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रखे रहना है कि इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन से, इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन से प्रोटॉन्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर घटेगा बढ़ेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन्स के नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी द सेम इन ऑल द केसेस, ओनली देयर इज द चेंज इन द नंबर ऑफ किसका किसका, बच्चे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। किसका चेंज होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। आपके एनसीईआरटी में कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस है मैं आपको बता दे रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है, वो देख लीजिए आप एक बार अपने उसमें बुक में। आप सभी बच्चे देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। इसके 3 से 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और जो मैंने अब तक देखा है कि इन 3 से 4 क्वेश्चन में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में जरूर होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44। ये 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली एक जैसे। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, 2.41 से लेकर के 2.44 तक के ये सारे क्वेश्चंस इसी के हैं, और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अभी 1-2 क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। 1-2 क्वेश्चन आप लोग सेल्फ रिवीजन के लिए प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आप लोगों की जो आदत है कि आप इसको मैं अगर सारे करा दूंगा तो हो सकता है कि आप याद कर जाए। और बेटे न्यूमेरिकल्स कभी भी याद करके मत जाना, क्योंकि अगर कोई डिजिट चेंज हुई तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीख करके क्वेश्चंस को करो, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। उसकी जगह आप उसको याद करें, दैट इज नॉट बेस्ट मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 के ऊपर कि 42 क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है। आइए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.42। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी में जरूर इस क्वेश्चन को देखिए। क्या है इस क्वेश्चन की डिमांड। ये क्वेश्चन कहता है कि एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है, 81 है। मास नंबर कितना गिवन है, 81, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसके पास जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में एक रिस्पेक्टिव परसेंटेज ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, असाइन द एटॉमिक सिंबल। आप सिंबल निकालिए। तो सिंबल निकालने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। चलो मास नंबर तो दे रखा है, बट एटॉमिक नंबर तो हमें निकालना होगा, और एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, जब हमें प्रोटॉन पता चलेगा। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा इसमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। चलिए, क्या क्या गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशंस को लिखते हैं। मास नंबर हमारे पास कितना गिवन है, बोलिए, मास नंबर कितना गिवन है, 81, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो एक और इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, 31.7%
more neutron as compared to protons. प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में 31.7% न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, यानी हमें इसमें प्रोटॉन्स को लेट करना पड़ेगा। प्रोटॉन्स का कोई ना कोई नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। तो मान लेते हैं हम यहां पर कि प्रोटॉन्स का नंबर हमारे पास x है। अब देखिए, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू x। मान लेते हैं कि प्रोटॉन्स का नंबर आपके पास कितना है बच्चों, बताओ, x है। अब अगर प्रोटॉन्स का नंबर हमने x मान लिया तो अब धीरे धीरे सारी थ्योरी सॉल्व हो जाएगी। कैसे? प्रोटॉन्स से 31.7% ज्यादा क्या है आपके पास बच्चे, बताइए, न्यूट्रॉन्स। क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसे में यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, क्या होगा, x से कितना परसेंट ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, 31.7%। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x से ज्यादा है तो x प्लस x का कितना परसेंट बताइए, 31.7%। ये हमारा हो गया। x से 31.7% ज्यादा है ना, मतलब x प्लस x का कितना परसेंट, 31.7%। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 31.7x अपॉन 100। ये किसका नंबर है, यहां ध्यान से देखिए। हमने प्रोटॉन्स के नंबर को क्या लेट किया है बच्चों, बताओ। प्रोटॉन्स के नंबर को हमने क्या लेट किया है, x, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आ गया, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया x प्लस 31.7x अपॉन 100। अब देखो, अब क्या है, अब यहां पर अगर हम देखें, नाउ मास नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए क्या होता है, बोलिए, रिस्पॉन्स करिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया, मास नंबर तो गिवन है आपके पास में कितना, 81। तो 81 इक्वल्स टू प्रोटॉन्स कितना हमारे पास है, x प्लस न्यूट्रॉन्स हमने कितना ले लिया, x प्लस 31.7x अपॉन कितना बच्चे बताओ, 100। चलिए 81 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 100, यहां पे आ जाएगा 100x प्लस 100x प्लस 31.7x। इज दैट क्लियर? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 81 100 इज इक्वल्स टू 231.7x। ठीक है, 8100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 231.7x। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू हो जाएगा 8100 अपॉन 231.7। हम करेंगे इसको डिवाइड, ये डिवाइड करने पे आएगा 35। कितना आ जाएगा, 35। तो x का नंबर हमारे पास हो गया 35। x का नंबर क्या हो गया हमारे पास, 35। अब x हमने किसको लेट किया, प्रोटॉन्स को। x हमने किसको लेट किया, प्रोटॉन्स को। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 35। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 35। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम पाएंगे, सो द नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 35। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, सिंबल लिखना था। आपका क्वेश्चन तो सिंबल का था, तो अब हम चलेंगे कि 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 35 एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का। किसका, ब्रोमीन का। तो अब फाइनल आंसर हमें इसका लिखना है सिंबल। तो सिंबल कैसे लिखेंगे, एटम का पता चल गया कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन। अब आप इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख दीजिए। यहां पर आप लिख दीजिए एटॉमिक नंबर 35, यहां पर एटॉमिक मास कितना, 81। कहानी हो गई आपकी क्लियर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2.42। ठीक है, इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो। अब मान लीजिए मैं अगर चेंजेस भी कर दूं, सपोज करो, चलो मान लिया जाए स्कूल वालों ने चेंजेस कर दिया, नंबर आपको कुछ भी वेरिएबल कर दिया, तो नंबर वेरिएबल किया तो एटम सेम नहीं आएगा, एटम तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स कभी भी रट के मत जाओ। आजकल जो मैं बच्चों को देख रहा हूं 10th से निकल करके जब 11th में बच्चे आ रहे हैं, तो अभी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते, शॉर्टकट जितना इजीली हो जाए उनके पास, तो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को रट जाते हैं। अब न्यूमेरिकल को रट जाओगे, मान लो चलो सपोज वो क्वेश्चन आ गया, तब तो आप ठीक है, बट इनकेस अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो भाई साहब आपके लिए तो फिर बैंड बज गई, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं।
अब ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में कम से कम 2 या 3 नंबर का आएगा। 2 नंबर का तो पक्का है, ठीक है। वेरिएबिलिटी है, किसी किसी स्कूल में 3 नंबर का भी डाल दिया जाता है, राइट। तो इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको 41 से 44 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि अब आप शायद इसके क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। आप ट्राई जरूर करना, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं आपको बता दूंगा डाउट सेशंस लेकर के कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे हैं सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको ट्राई जरूर करेंगे कि आपकी कहानी क्या है या क्या नहीं।